जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 15 प्रश्न गणित के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। 50 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 50 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ये बात मैं रोज बोलता हूँ, जब भी मैं क्लास कराता हूँ तब बोलता हूँ। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये बात तो रोज बोलता है तो मैं क्या बताऊँ, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। जितना भी प्रश्न बताना, जितना भी प्रश्न करना वो कमेंट में एक बार लिख देना, ठीक है ना। देखो आप लोग को रिप्लाई करने का ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन सभी लोगों के आईडी को मैं देखता हूँ। आने वाले समय में जब इंडियन आर्मी का पेपर आएगा, जब आप पेपर देने जाओगे, जब लिस्ट में नाम आएगा तो हमें भी याद रहेगा कि हाँ ये साथी हमेशा पढ़ाई करता था, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखो कल संडे था, कल 180 प्रश्न में कराया था। उसमें से कुछ साथी कमेंट किए थे कि भाई मेरा पूरा में से पूरा सही हुआ है। तो फिर उन लोगों का वर्दी इस बार रखा हुआ है, उन लोगों का इंडियन आर्मी का पेपर 100% निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न लाया जाता है ना, बहुत खोज खोज कर लाया जाता है मेरे भाई। तो इसलिए आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई करो। और अभी इस हफ्ते का ये पहला क्लास है। पूरे हफ्ते में जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, जो कुछ भी क्लास कराऊंगा ना, संडे के दिन पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा। और यहाँ से क्लास करने के बाद आप कहीं भी जाकर टेस्ट लगा लेना, बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे ना तो हमें नहीं लगता है कि इंडियन आर्मी वाला वो पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग हाई लेवल का पढ़ाते हैं, SSC का पढ़ाते हैं, यूपी पुलिस लेवल का पढ़ाते हैं। तो उतना हाई लेवल का इंडियन आर्मी में नहीं पूछा जाता है। पहले तो बहुत लो लेवल का पूछा जाता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा बहुत मीडियम लेवल का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अगर आप इंडियन आर्मी GD, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन और WMP मतलब वुमेन मिलिट्री पुलिस का तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो उन सभी ट्रेडों के लिए मतलब GK GS में ऐसे ही प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न नहीं बनता है। पहला प्रश्न है कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट, मेगास्थनीज, विष्णु शर्मा और कालिदास। आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है तो बाणभट्ट हो जाएगा, बाणभट्ट इज राइट आंसर। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, ठीक है ना। पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। और ये कालिदास मेघदूत के रचयिता है, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शंस के आगे आप लोग लिख लेना। मेघदूत के रचयिता कौन है, कालिदास हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। और हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है, बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। मुंबई, अमृतसर, पंजाब और बिहार है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, ठीक है ना। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। और मुंबई मतलब भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, ठीक है ना। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। देखो पंजाब 5 जैसा लग रहा है ना, लिखने में ही मतलब दिखने में ही लग रहा है। और भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं, ठीक है ना। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है तो वो भी मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ पर है तो वो दिल्ली में है, ठीक है ना। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झुका झंडा किसका प्रतीक है। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, विरोध दर्शाने का प्रतीक और क्रांति का प्रतीक और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, ठीक है ना। झुका झंडा किसका प्रतीक होता है तो झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है, ठीक है ना। झुका झंडा किसका प्रतीक होता है, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। परमवीर चक्र, भारत रत्न, महावीर चक्र और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर परमवीर चक्र हो जाएगा, परमवीर चक्र इज राइट आंसर। देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान होता है, क्या होता है तो परमवीर चक्र होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, बहुत मेहनत से सारा प्रश्न खोज कर लाता हूं मेरे भाई। एक किताब से नहीं, 4-4, 5-5 किताब से खोजना पड़ता है। इस बार किस तरह से प्रश्न पूछा गया था वो सारा प्रश्न मैं लिख कर रखा हूं। तो सब मिला जुला कर ये प्रश्न यहाँ पर बनता है। मिला जुला कर आप लोग को ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ज्यादा कहीं कुछ खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा नहर है
कैस्पियन, सुएज नहर, इंदिरा गांधी नहर और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सुएज नहर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा नहर कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा नहर सुएज नहर है। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा नहर कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी है, ठीक है ना। एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, देखो जितने लोग भी इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो अपने देश में जितना भी राज्य है सभी राज्यों के राजधानी को आप लोग याद करते रहना, ठीक है ना। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी याद करते रहना, और सभी राज्यों के राज्यपालों को भी आप लोग याद करते रहना, क्योंकि इंडियन आर्मी के पेपर में कहीं से पूछे या ना पूछे, लेकिन राज्यों के राजधानी से, राज्यों के मुख्यमंत्री से और राज्यों के राज्यपाल से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। एक एक नहीं, दो प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो इसलिए आप लोग याद करते रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? 1764, 1757, 1556 और 1761 है। इसका राइट आंसर 1757 हो जाएगा, ठीक है ना। 1757 इज राइट आंसर। प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, ठीक है ना। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तो ये चारों ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। दर्रा से एक प्रश्न पूछता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कानपुर का सेनापति कौन था? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर और नाना साहेब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति के समय कानपुर का सेनापति नाना साहेब थे, ठीक है ना। नाना साहेब इज राइट आंसर। अगर पूछ देगा कि 1857 की क्रांति का संबंध किससे है, तो मंगल पांडे से है, मंगल पांडे हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, झींगा उत्पादन, टमाटर उत्पादन और अंडा उत्पादन। इसका राइट आंसर झींगा उत्पादन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगर पूछेगा कि मतलब नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1930 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? हरगोविंद खुराना और मदर टेरेसा, सीवी रमन और वेंकट रमन रामकृष्णन। इसका राइट आंसर वेंकट रमन रामकृष्णन हो जाएगा। 1930 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला था, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था? तो 1901 से हुआ था। इसका घोषणा किया गया था 1900 में, लेकिन शुरुआत कब से हुआ था? तो 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। मतलब ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल पुरस्कार शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। उनके पीछे का एक कहानी है, तो वो मतलब पूरा आप लोग को अच्छे से जानना पड़ेगा। आप लोग सर्च मार लेना नोबेल पुरस्कार के बारे में, ठीक है ना। मतलब नोबेल पुरस्कार के जनक समझो अल्फ्रेड नोबेल को ही जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरस और बुतरस गाली काफी अन्नान और त्रिगवेली। इसका राइट आंसर त्रिगवेली हो जाएगा। त्रिगवेली इज राइट आंसर। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का पुराना नाम क्या है? गया, पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। अगर आप लोग दिल्ली आते होंगे, मेट्रो में बैठते होंगे, तो बार बार मेट्रो में चिल्लाती है कि इंद्रप्रस्थ इतना दूर है, इंद्रप्रस्थ उतना दूर है, इंद्रप्रस्थ आ गए। तो मतलब दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ है, ठीक है ना। जब आप लोग मेट्रो में बैठेंगे तो देखोगे कि यहाँ पर सुनाई देगा कि इंद्रप्रस्थ इतना दूर है, ठीक है ना। वहां से आप लोग याद कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नासिक किस नदी के तट पर बसा है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और क्षिप्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है ना। गोदावरी इज राइट आंसर। नासिक किस नदी के तट पर बसा है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और
महाराष्ट्र, तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहार, केरल, असम और तमिलनाडु। तो बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू असम का नृत्य है, ठीक है ना। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। ये जो तमिलनाडु लिखा गया है, तो यहाँ का लोक नृत्य होता है भरतनाट्यम, और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि मानव के कान में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थि मतलब हड्डी होता है, ठीक है ना। मानव के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 3, 6, 8 और 5 है। इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि मानव के एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं। यहाँ पर मानव के कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूछता कि मानव के एक कान में कितनी हड्डी होती है, तो 3 हड्डी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक, लैक्टिक और हाइड्रोक्लोरिक और एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एसिड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? NO2, SO2 और N2O, O3O2, NH3SO2। इसका राइट आंसर NO2, SO2 हो जाएगा। किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो NO2 और SO2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं अमलगम, पारस, जेल और विलयन। इसका राइट आंसर अमलगम हो जाएगा। अमलगम इज राइट आंसर। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो अमलगम कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी ध्वनि की तीव्रता का कान को क्षति पहुंचाती है? 30 dB, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि 60 dB, उसके बाद से 160 dB, उसके बाद से 40 dB। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 160 dB हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया कि कौन सी ध्वनि की तीव्रता का कान को क्षति पहुंचाती है, मतलब कान को क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। तो 160 dB हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे अगर पूछ देता कि कान का सुनने का क्षमता कितना होता है, तो अगर हर्ट्ज में देगा ना, तो कम से कम 20 हर्ट्ज हो जाता है, और अधिक से अधिक 20,000 हर्ट्ज हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो डीबी का मतलब डेसिबल होता है। डीबी का फुल फॉर्म होता है डेसिबल। इसमें आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से नोबेल गैस कौन सी है? मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से नोबेल गैस हीलियम होता है, ठीक है ना। हीलियम नोबेल गैस में आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बादल, वर्षा, बिजली, गरज, नाम, आंधी, तूफान किस मंडल की घटनाएं हैं? आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल इज राइट आंसर। बादल, वर्षा, बिजली, गरज, नाम, आंधी, तूफान किस मंडल की घटनाएं हैं? तो क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं। क्षोभ मंडल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। न्यूटन, लुई पास्चर, रोंटजन और एडवर्ड जेनर। तो एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी। रोंटजन इज राइट आंसर। सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। यहाँ मैं आप लोग का टाइम ज्यादा इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि काफी सारे लोग मतलब वीडियो भगा भगा कर देखते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग वीडियो भगा भगा कर देखो, ठीक है ना। इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। आप लोग खुद मोटिवेट रहते हो, क्या आप लोग को मोटिवेट करें। चांदी का रासायनिक सूत्र है Fe, Au और Ag। तो इसका राइट आंसर Ag हो जाएगा। Ag इज राइट आंसर। चांदी का रासायनिक सूत्र Ag होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी से होता है, ठीक है ना। बेरी बेरी रोग किस विटामिन से होता है? बेरी बेरी रोग विटामिन बी से होता है। और स्कर्वी रोग किस विटामिन से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है, ठीक है ना। और रतौधी किससे होता है? तो विटामिन ए से होता है। और विटामिन डी वाला आप लोग खुद कमेंट करके बताना, ठीक है ना। विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट करके बताना। कुछ लोग मखरागिरी बहुत ज्यादा करते हैं, मैं बोलता हूँ कमेंट करके बताना। तो कम से कम अगर 2000 लोग वीडियो देखेंगे तो कम से कम 100 लोग 150 लोग कमेंट करके बताएंगे। तो
काहे ऐसा करते हो यार, आप लोग ये कमेंट कर दोगे ना तो फिर ये प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कमेंट करने में कंजूसी ना करो यार, पैसा वैसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे फोन पे से 10 रुपया कट जाएगा कमेंट करोगे, तो ऐसा ना करो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक है ओम, सेल्सियस, केल्विन और नाट, इनमें से कोई नहीं। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, केल्विन इज राइट आंसर। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सर्वदाता रक्त समूह है, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ए बी ओ, ए बी और बी ओ और ए, इसका राइट आंसर ओ हो जाएगा। अगर सर्वदाता पूछ देगा तो ओ बोलेंगे, ठीक है ना। अगर सर्वदाता रक्त समूह पूछेगा तो ओ बोल देंगे, अगर सर्वग्राही रक्त समूह पूछेगा तो ए भी बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेग बीमारी किससे फैलती है। प्लेग बीमारी किससे फैलती है, तो मक्खी, चूहा, मच्छर और कुत्ता, इसका राइट आंसर चूहा हो जाएगा, चूहा इज राइट आंसर। प्लेग बीमारी किससे फैलती है, तो चूहा से फैलती है। शरीर में रक्त की कमी से होता है रतौंधी, एनीमिया, स्कर्वी और ल्यूकीमिया, इसका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा। शरीर में रक्त की कमी से क्या होता है, तो शरीर में रक्त की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि अधिक मदिरा पान से, मदिरा मतलब क्या होता है, शराब होता है, अधिक मदिरा पान से मानव शरीर के किस अंग की क्षति होती है। मतलब भोजपुरी भाषा में बता दे रहा हूं कि ज्यादा शराब पियले से का होला, ठीक बा ना। तो अधिक मदिरा पान से मानव शरीर में किस अंग की क्षति होती है, यकृत, हृदय, फेफड़ा और गुर्दा, इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा, यकृत इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब बीसू सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और मैथ का क्लास भी आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से करना है भाई। आज अगर आप समय देकर रेगुलर क्लास कर लोगे, रेगुलर पढ़ाई कर लोगे, तो फिर आने वाले समय में आप लोग को ज़्यादा समय देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आज आप लोगों को लग रहा होगा कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो भाई हमेशा हमेशा ऐसे ही होने लगेगा, ठीक है ना। कल परसों कभी नहीं आता है, जो करना है अभी करो और करते रहो, ठीक है ना। तो अभी बीसू सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए। जय हिंद दोस्तों। तो अभी तक जो क्वेश्चन हुए आपके नीलेश भाई ने आपको कराए, तो 15 क्वेश्चन आपको किसके कराए, जीके के। जो 15 क्वेश्चन आपने किया जीके किया और 15 क्वेश्चन आपने किया साइंस, 15 क्वेश्चन आपने किया साइंस और जीके 15 किया और 15 किया साइंस, तो 30 क्वेश्चन। और आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 30 क्वेश्चन, 15 दूना 30 और 30 का जब 2 को मिले पोर्शन तो 30 दूना 60, तो ये आपका 60 क्वेश्चन का 60 नंबर का बनता है आपका जीके और साइंस। तो यहाँ से चलते हैं 31वें क्वेश्चन पर। 31वां क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन आपको क्या बोला कि 15,000 रुपये 5% की वार्षिक दर से 18,000 रुपये कितने वर्ष में होंगे। यानी कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है भाई, ये वार्षिक दर से 18,000 रुपये कितने वर्ष में। 15,000 रुपये हैं और हो कितने गए, 18,000। जब मैंने आपसे पैसा लिया तो लिया था 15,000 और देना पड़ गया 18,000, तो देना पड़ गया एक्स्ट्रा 3,000। और ये 3,000 जो है वही क्या है, ब्याज है। यानी कि 3,000 रुपये मैंने आपको क्या दिया, ब्याज का दिया। तो समय पूछ लिया, मतलब 3,000 रुपये दे दिया ब्याज का, और किस पर, 15,000 पर, और गुणा क्या 100 और बटे कितना गया आपका, जो वैल्यू इधर दी है परसेंटेज में 5%। क्या कहा, 15,000 18,000 हो गए तो 3,000 का ब्याज देना पड़ गया किस पर, 15 पर गुणा 100, तो 3 जीरो कट गई, एक ये कटी, 15 से ये कट गया, 15 दूनी 20, 30 जीरो, और 5 से ये कट गया 4, तो समय आ गया आपका 4 वर्ष। समय आ गया आपका 4 वर्ष। 15,000 हो गए 18,000, 3,000 मिल गया किस पर, 15,000 पर, गुणा 100 और बट्टा 5, 2 जीरो एक कटा, एक ये कट गया, 15 से दूनी 30 और 5 से 4, तो 4 वर्ष आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम ने 4 रुपये के 6 की दर से संतरे खरीदे तथा 5 रुपये की दर से बेच दिए। 6 रुपये के 5 की दर से क्या कर दिया, बेच दिए। यहाँ लिखेंगे आप खरीद, यहाँ लिखेंगे खरीदे और यहाँ लिख दिया बेच। क्या किया
किया क्या, 4 रुपए के 6 की दर से खरीद लिए, 4 रुपए के 6 संतरे खरीद लिए और 6 रुपए के 5 क्या कर दिया, बेच दिए। तो इसने पूछ लिया आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया, लाभ का प्रतिशत। तो क्या करें, इसकी गुणा कर लें, 4 चौक 16, 4 और 5 की गुणा किया, 4 और 5 की गुणा किया तो 4 पंजे बना आपका 20 और 6 की 6 से गुणा कर लें, ये इधर लिखेंगे 6 छंग 36। इसका मतलब क्या, 20 रुपए का कोई सामान खरीदा और 36 का बेच दिया तो बच गया आपको कितना, 16 रुपये बच गया। और इसने पूछ लिया आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया, लाभ का प्रतिशत पूछ लिया। तो लाभ का प्रतिशत कितना, 16 रुपये बचा लिए और बचाए किस पर, 20 रुपये पर, और गुणा क्या किया, 100, गुणा क्या किया 100%। तो 20 से कट गया 20 पंजा 100 और 16 पंजे 80, तो 80% का क्या हुआ, लाभ। तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। मतलब 4 रुपए के 6 खरीदे और 6 रुपए के 5 बेच दिए तो क्रॉस गुणा कर दिया, 5 चौक 20 और 6 छंग 36। 20 रुपए का कोई सामान खरीदा, 36 का बेच दिया तो 16 बच गया और 16 का लाभ किस पर, 20 पर गुणा 100, 20 पंजा 100, 16 पंजा 80, 80% का क्या हुआ दोस्तों आपको लाभ हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात दिया, ये अनुपात जो दिया वो 2:3 में दिया। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया और इन संख्याओं का जो आपको में से दिया, में से का मतलब महत्तम समापवर्तक या फिर बोल सकते हैं HCF या बड़ी से बड़ी संख्या। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया और में से दे दिया तो संख्या पूछ ली तो कुछ नहीं करना, बस 12 की डायरेक्ट गुणा करनी है, एक बार 2 से और एक बार करना है 3 से। तो 12 का 2 से गुणा किया 24 और 12 का 3 से गुणा किया 12 तिया 36। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो 24 और 36 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर। और डी ऑप्शन क्या है आपका सही है। अनुपात दिया और में से दिया तो क्या करना है, अनुपात की गुणा करनी है, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो संख्या क्या आ गई अपनी 24 और 36। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चरागाह में 40 गायों के लिए 20 दिन चराने का खर्च 740 रुपये है। 40 गायें हैं और उनका 20 दिन का खर्चा जो बताया आपको 740 रुपये बताया। 40 गायें 20 दिन तक 740 रुपये का घास खा रही किसी चरागाह वगैरह में, तो इसने कहा 722 रुपये मतलब 222 रुपये का कितनी गायें, 222 रुपये का कितनी गायें 30 दिन में क्या करती हैं, 30 दिन में क्या करते चर सकती हैं। तो पूछ लिया तो क्या करना है, क्रॉस गुणा कर देनी है आपको, क्रॉस गुणा कर दिया और यहाँ क्या लिखा 222 लिखा, यहाँ 222 जो लिखा गया 220 तो इसको कर लें 222। तो क्या कर लो इसकी क्रॉस गुणा कर लो तो 740 गुणा गायें और गुणा 30, 740 गुणा गायें गुणा 30 और बराबर 40 गुणा 20 और गुणा 222 और गायें बराबर, गायें की बताना है, गायें बराबर 40 गुणा 20। एक लाइन में भी आप इसको काट सकते हैं, लेकिन जब आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दबाजी मत करें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन कह क्या रहा है और कैसे कैलकुलेशन हमें आसान लेवल पर करनी है। 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कटा, 3 से काट दिया, 3 सत्ता 21, 1 बचा 2, 3 चौक 12, 3 चौक 12 74 बार कट गया भाई, 3 सत्ता 21 और 3 चौक 12। तो नेक्स्ट क्या करेंगे अब, 74 से क्या हुआ, 74 से क्या हुआ, 74 कितनी बार कटा, एक बार, 74 से जो 74 कटा वो एक बार कटा, 74 से 74 कट गया वैल्यू तो बचा 4 दूनी 8। तो 4 का 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8 तो गायें आ गई कितनी 8, 8 अपना सी ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। 40 गायें 20 दिन में जो खर्च कर रही हैं या कमा रही हैं या फिर किया गया कार्य या घास खाया कुछ भी वो कहाँ जाएगा निश्चय। और गायें पूछ लिया 30 दिन में 222 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 740 गुणा गायें गुणा 30 और ये 740 और 30 कहाँ गया गुणा में, 2 0 से 2 0, इस 0 से ये, इससे ये कटा, 74 से 3 से कटा 74 और 74 से 74 तो 4 दूनी 8 गायें सही आंसर आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
रोहित ने एक वस्तु 5,000 रुपये में खरीद कर, एक वस्तु का जो मूल्य था वो 5,000 रुपये था और 20% के लाभ पर मोहित को बेच दी। जब 20 का लाभ हुआ, अब देखो जब भी किसी वस्तु पर लाभ हो रहा, 20 का लाभ हुआ तो 100 पर 20 बढ़ाओ तो 120 का बट्टा 100 और 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 0 और 0 और 12 पंजे 60, मतलब 6,000 क्या आ गया दोस्तों, वस्तु का विक्रय मूल्य 6,000 रुपये आ गया। 5,000 20 का लाभ तो 120 का बट्टा 100, 2 जीरो काट दिया और 50 का 12 में गुणा तो 6,000 क्या आया आपका सही आंसर। 50 का 12 और 0 मतलब 120 में गुणा 6,000। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50,000 रुपये का 10% की दर से और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ लिया। देखो जो दर दिया 10% दिया तो 10% को लिखेंगे 10 का बट्टा 100, 0 से 0 कट गया तो 1 बट्टा 10, 1 बट्टा 10 और 10 रुपये क्या हो गया मूलधन हो गया, 10 रुपये क्या हो गया मूलधन और ब्याज हो गया 1 रुपये। जो ऊपर आया वैल्यू वो क्या हो गया ब्याज हो गया, यानी कि 10 रुपये पर जब एक मूलधन 10 रुपये के मूलधन पर एक ब्याज मिला तो 11 हो गए। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन और यहाँ लिखेंगे मिश्र धन, मूलधन अनुपात मिश्र धन। तो मतलब क्या 10 रुपये पर जब एक ब्याज मिला तो 11 हो गए और 10 रुपये पर जब एक ब्याज मिला तो 11 हो गए और 10 का 10 से गुणा किया तो 100 और 11 का 11 से गुणा किया तो 121, 10 का 10 से गुणा किया तो 100 और 11 का 11 से गुणा किया 121। हमारे अनुसार मूलधन आया 100 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार मूलधन आ रहा है 50,000 रुपये। तो 100 का वैल्यू 50,000, जो 100 का वैल्यू है वो 50,000 है। तो एक अनुपात का वैल्यू आप निकाल लें, 50,000 का बट्टा 100, 50,000 का बट्टा 100 तो 2 जीरो कट गई तो एक अनुपात का वैल्यू आया 500, एक अनुपात का वैल्यू आ गया दोस्तों 500। और पूछ लिया क्या मिश्र धन, देखो ये मूलधन था और ये मिश्र धन था तो क्या करें 121 की 500 में गुणा कर दे तो मिश्र धन आ जाएगा 121 गुणा 500, 2 जीरो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 हासिल 5 एकम 5 और 1 6, 60,500। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। दर दिया 10%, 10 को लिख सकते हैं 10 बट्टा 100 मतलब 1 बट्टा 10। मूलधन कितना जो नीचे है वो मूलधन है और उस पर क्या मिला 1 का ब्याज मिला। जब 10 रुपये पर एक ब्याज मिला तो 11, 10 पर एक ब्याज मिला तो 11 और 10 की गुणा किया 100 और 11 की 121। हमारे अनुसार मूलधन 100 यूनिट है लेकिन इसने कहा 50,000 है तो 100 का वैल्यू 50,000, 1 का 50,000 का बट्टा 100 और 2 जीरो कटी तो कितना आया 500। एक अनुपात का वैल्यू 500 आया और मिश्र धन पर है 121 वैल्यू तो 121 गुणा 500 तो 60,500 आपका डी ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयत का विकर्ण दे दिया, आयत का विकर्ण दे दिया, विकर्ण का मतलब होता है तिरछे वाली भुजा, ये वाली भुजा। विकर्ण दे दिया 17 और लंबाई दे दी 15 मीटर। तो इसने क्या पूछ लिया क्षेत्रफल पूछ लिया, किसका आयत का क्षेत्रफल। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। भाई आयत का विकर्ण दिया 17 और ये दे दिया 15 लंबाई, तो चौड़ाई अगर हमारे पास होगी तो हम क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई कितनी 15, तो यहाँ एक पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक प्रमेय दी थी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या निकाल लेंगे आप आधा, ये जो वैल्यू है ऊंचाई है इसको निकाल लो, या जो चौड़ाई है इसको निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने क्या दिया कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार, मतलब लंब ये मान लो लंब और ये आधार, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब क्वेश्चन यहां से 2 से 3 बन गए। कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण कितना हो गया 17 का स्क्वायर। लंब हमें ये बताना है, लंब का स्क्वायर और आधार कितना 15 का स्क्वायर।
17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225, ये इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का 225 और बराबर लंब का स्क्वायर। तो 289 से 225 गया तो 64 हो गया और लंब का स्क्वायर बराबर 64 और लंब बराबर अंडर रूट का 64 और 64 होता है भाई 8 का, 64 होता है 8 का। तो हमारी ये जो चौड़ाई आई ये आ गई हमारी 8, जिसको बोल दिया यहाँ पर क्या, लंब भी बोल सकते हैं। तो लंब आया 8, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 15 मीटर गुणा 8 मीटर। और जब 15 का 8 से गुणा किया तो 15 अट्ठा 120 और मीटर तो वर्ग मीटर। तो ये आया आपका क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। आयत दिया, आयत में ये वैल्यू कर्ण होती है और ये वाली वैल्यू को लंबाई बता दे, तो हमें चौड़ाई बतानी। क्या बतानी? चौड़ाई। अगर त्रिभुज में होता तो इसको क्या बोलते हैं आप, त्रिभुज में इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, 17 का स्क्वायर बराबर लंब का और 15 का स्क्वायर 225, ये इधर आया तो माइनस हुआ, 279 से 25 गया तो 64 और 64 होता है 8 का, 64 हुआ 8 का। तो ये वैल्यू हमारी आई 8 और 15 का 8 से गुणा किया 120 वर्ग मीटर दोस्तों आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए अनुपात बी दिया, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया 4:7, 4:7 कितना, 4:7 दिया। फिर बी अनुपात सी का वैल्यू दे दिया 5:9। ए अनुपात बी का वैल्यू 4:7 और बी अनुपात सी 5:9। जब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पड़ोस वाली वैल्यू रखेंगे 7 और यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो पड़ोस वाली वैल्यू 5 रख दिया। और 4 से 5 का गुणा 20 और 7 से 5 का गुणा 35 और 7 से 9 का गुणा 7 9 63, ये आया। लेकिन पूछ किसका लिया, ए और सी का अनुपात पूछ लिया। तो ए अनुपात सी और ए का वैल्यू 20 और सी का वैल्यू 63, तो 20:63, 20:63 क्या आया आपका आंसर आया। और ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों आपका सही है, ए 4 बी 7। लेकिन बी फिर दोबारा दिया, बी फिर दोबारा दिया 5:9, यहाँ कोई वैल्यू नहीं तो 7 किया और यहाँ कोई वैल्यू नहीं तो 5, तो 5 का 4 में गुणा 20, 7 पंजा 35, 9 7 63। अगर ए बी सी का वैल्यू पूछता तो यही आंसर आ जाता, लेकिन वैल्यू पूछा आपको ए और सी की, तो 20:63 आपका सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20,000 का मतलब क्या हुआ, गुणा हुआ, का मतलब गुणा 20,000, का मतलब गुणा 40 और परसेंटेज हटाया तो बटे में 100, फिर 25% का तो 25, परसेंटेज हटाया तो बटे में 100। इसने कहा 20,000 का 40% का 25% क्या होगा, तो क्या करें, जीरो काटना शुरू कर दें, जीरो काटना शुरू कर दें। देखो 1 0 से यह 1 0, फिर 1 0 से यह 1 0 और 2 0 और कट गया, तो बना क्या, 20 बचा, 4 बचा और 25 बचा। 25 का जब 4 से गुणा, 25 चौका 100 और 100 का 2 से गुणा तो 200 और 1 0 और थी तो 2000 और 2000 क्या आया दोस्तों, बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। 20,000 का 40% तो 40 का बटा 100, 25% तो 25 का बटा 100, तो वैल्यू को काट दिया, जीरो को काट लिया तो ऊपर 4 0 कट गया, तो 20 गुणा 4 गुणा 25 तो आ गया आपका 2000 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विषम संख्याओं का औसत, मैंने क्या बताया था आपको, औसत वाले चैप्टर में अभी पढ़ाया भी था कि जितनी विषम संख्या दे वही उसका मतलब n, सूत्र होता है इसका n, और n का मतलब कितनी, 60 दी तो 60 ही आंसर होगा। तो बी ऑप्शन। अगर 65 देता, 65 विषम देता तो 65 ही उत्तर, अगर 70 विषम देता तो 70 ही उत्तर, अगर 100 विषम देता तो 100 ही आपका आंसर बनता दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कमरे की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी। देखो कमरे की जो लंबाई दे दी 24 मीटर दे दी और चौड़ाई जो दे दी वो 18 मीटर दे दी, और इसने पूछ लिया कमरे में कितनी वर्गाकार टाइलें, वर्गकार मतलब वर्गाकार टाइलें लग सकती हैं, तो इसने पूछ लिया टाइल की संख्या। देखो इस क्वेश्चन को जब मिस्त्री अगर हमारे घर पे आता है और हमें क्या करना, हमने एक कमरा दिखा दिया उसको अपना,
24/18 का, मान लो यहाँ तो मीटर में दिया और वहाँ तो से किस में फुटों में होता है, तो 24/18 का। और मिस्त्री क्या करता है, 1 मिनट में फिंगर पे कैलकुलेट करता है और वो कमरे में बता देता है कि कितनी टाइलें लगनी है। जब एक मतलब पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा आदमी इसको बड़े आसानी से बता सकता है, तो आप तो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो बड़े आसानी से आप भी बता देंगे। तो कमरे का टाइल का क्षेत्रफल होता है, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। मतलब टाइल का क्षेत्रफल होता है कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। और कमरे की तो वैल्यू है हमारे पास, कमरे की वैल्यू तो दी हमारे पास कितनी, 24 मीटर गुणा 18 मीटर, 24 मीटर गुणा 18 मीटर। लेकिन टाइल की वैल्यू नहीं दी, और टाइल की वैल्यू क्या करेंगे, इन दोनों का 24 और 18 का जो मैस आएगा वो क्या होगा, वो टाइल की क्या होगी, वर्गाकार टाइल की एक भुजा की लंबाई देगा। देखो मैस से निकालो, 6 से 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 6 से कट गया, 6 चौक 24 और 6 तिया 18। अब ये 2 से काट सकते हैं लेकिन वो नहीं कटेगी, तो वहीं का वहीं आप छोड़ दो। तो यानी कि जो इसके अंदर टाइल लगेगी वो 6/6 की लगेगी, 6/6 की लगेगी। और जब वर्ग दिया, टाइल कैसी थी, वर्गाकार, जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो 6 मीटर गुणा 6 मीटर। मीटर से मीटर, मीटर से 1 कटा तो 6 तिया 18 और 6 चौक 24। अब 4 का 3 में गुणा किया तो 4 तिया 12, 12 टाइलें क्या होंगी उस कमरे में लगेंगी। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। कमरे का क्षेत्रफल मतलब टाइल की संख्या बतानी है, तो टाइल की संख्या, सॉरी टाइल का क्षेत्रफल नहीं, टाइल की संख्या पूछ लिया। क्या पूछ लिया, टाइल की संख्या। तो टाइल की संख्या का हमारा सूत्र था कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल 24 गुणा 18 बटे 6 गुणा 6। और 6 गुणा 6 कहाँ से है, इन दोनों का मैस से लिया। लंबाई और चौड़ाई का मैस है कितना, 6, तो 6 से 4 और 6 से 3, तो 4 से 3 बार गुणा किया, 12 आपकी टोटल टाइल लगेंगी। ए व बी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, और पहले भी एग्जाम में आपके आ चुके हैं। अब कोई भी बच्चा अगर बढ़िया रेगुलर फ्लो में तैयारी कर रहा है वो बहुत ही कम पूछेगा कि क्या सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, और मैं जो आपको कराऊंगा या नीलेश भाई जो आपको कराएंगे वो एक ऑथेंटिक कंटेंट कराएंगे जो आपके लेवल पर बार बार आता है क्वेश्चन। तो ए और बी 36 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, और सी और ए उसी काम को मिलकर कर रहे हैं 18 दिन में। इसने क्या कहा क्वेश्चन ने कि तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों को जब मिलाया तो 24, 36 और 18 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हुआ इसका 72। अगर किसी स्टूडेंट से एलसीएम लेना नहीं आता तो वो क्या करे कि प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में एलसीएम का चैप्टर है, वहां से आप एलसीएम निकालना सीख सकते हैं इसका। और 36 से ये कटा 2 बार, 36 दूनी 72, 24 से कटा 3 बार और 18 से कटा 4 बार। यानी कि इसने 2 काम किया, ए बी ने 2 काम किया, बी सी ने 3 और सी और ए ने 4, और तीनों ने जो मिलकर कार्य किया वो 4 3 7 और 2 9 किया, 9 काम कर दिया। और काम कितना करना, 72। और क्या करेंगे इसको मैंने कार्य समय वाले चैप्टर में समझा था, इसका 9 का बटा 2 कर दो, या फिर अगर 9 का बटा क्या करें 2 करें, मतलब 72 काम कराना, और एक दिन में तीनों 9 बटा 2 कार्य कर रहे हैं, तो 72 का बटा 9 बटा 2, और 2 कहाँ गया, ऊपर गया, तो 72 गुणा क्या किया 9, 72 गुणा 2 और बटे 9, 9 से 1 कट गया 8 बार, और 8 दूना 16 दिन में, 16 दिन मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। ए और बी 36, बी सी 24, सी और ए 18, तीनों का एलसीएम लिया 72, 36 से कट गया 2, 24 से 3 और 18 से 4, सारा काम जोड़ लिया तो 9 काम हो गया। अगर सारे काम तीनों मिलकर काम करे तो 9 काम करते हैं, लेकिन जब अकेला अकेला करेगा तो 9 का बटा 2। अब 2 बटे में क्यों गया, क्योंकि 2 बंदे लग रहे हैं, तो 72 का बटा 9 बटा 2, 72 की गुणा 2 से हुआ और बटे 9 गया, 9 से 8 और 8 दूना 16 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तीन क्रमागत छूट 20%, 40% व 50% के समतुल्य बट्टा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 100, जब 20 की छूट दिया तो 80 तो लेगा 80 का बट्टा 100, जब 40 की छूट दिया तो 60 तो लेगा 60 का बट्टा 100, जब 50 की छूट दिया तो 50 तो लेगा 50 का बट्टा 100, जब 20 का छूट दिया तो 80 तो लेगा, 40 का छूट 60 तो लेगा, 50 का छूट तो 50 बट्टा 100। 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4 जीरो काट लिया और काटने के बाद 50 से काट लिया 2 बार, 50 दूना 100। अब 2 से काट लिया, 2 तिया 6 और 8 तिया क्या हुआ 24। 8 का 3 से गुणा किया 24 आया, 8 का 3 से गुणा किया 24 आया। अब देखो क्या किया दुकानदार, लेगा क्या 24 लेगा और छोड़ कितना दिया, तो 100 में से 24 घटा दिया, तो 100 में से 24 गया तो 76 लेगा, और मतलब 76% क्या है दोस्तों आपका सही आंसर। 24 भी आया हुआ है, बहुत से बच्चे 24 देकर चले जाते हैं, लेकिन 24% क्या है वो लेगा और छोड़ कितना दिया 76%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रेन की 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक की दूरी को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन जो है 200 मीटर की दूरी को 15 सेकंड में, तो चाल बताओ। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल का बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी दिया 200 मीटर, दूरी जो दिया 200 मीटर दिया और समय दिया 15 सेकंड। जो दूरी दिया 200 मीटर दिया और समय दिया 15 सेकंड, लेकिन 200 क्या है 15 से नहीं कटता, और मीटर प्रति सेकंड को चेंज कर लो आप किलोमीटर प्रति घंटा में। जब किलोमीटर में चेंज करते हैं, देखो 5/18 या 18/5 की गुणा करते हैं। अब इन दोनों में से एक की गुणा करनी है 18 की या 5 की, उसके लिए श्योर करेंगे। मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करते हैं, किलोमीटर में क्यों, क्योंकि आंसर किलोमीटर में दिया, तो बड़ी वैल्यू छोटी को जब बड़ी में गुणा करते तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, यानी कि 18/5। 5 से इसको काट दिया, 5 चौक 20, 40 आया। फिर 6 से 3 से काट दिया, 3 पंजा 15 और 3 छंग 18। यहाँ तक तो वैल्यू कट गया। 5 से काट दो, 5 8 40। अब 8 का 6 में गुणा, 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 200 मीटर 15 सेकंड गुणा किया 18/5 से, क्यों किया, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया हुआ है। 5 से काट लिया इसको, 40 बार कटा, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, फिर 5 से 40 8 बार कटा, और 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 45 बना आपका, वो एक पॉइंट का वैल्यू है, और इस तरह का क्वेश्चन बड़ी कंफ्यूजन करता है आपको। तो ये देखो 0.000 और 2, इसमें जोड़ना है, ऐड करना है 0.02 और फिर ऐड करना है 0.00 और 2 को। यानी कि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो होता कुछ नहीं है, आंसर में कंफ्यूज करता है। और जब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो 2 0 0 लिख सकते हैं, और यहाँ भी 0। अब 2 में क्या किया, 0 ऐड किया, 2 फिर 2 फिर 2 और ये 0 और 0.0, तो 0.0222 दोस्तों क्या है आपका सही आंसर। ए ऑप्शन क्या है आपका सही आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम का मतलब 32। देखो RAM, राम का कोड दिया 32, और श्याम का SHYAM, श्याम का कोड दे दिया 66। तो मोहन का कोड आपसे पूछ लिया, किसका, मोहन का कोड पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन का मीन्स क्या है, जो अल्फ़ाबेट है उनके नंबरों का कुछ ना कुछ इसमें जोड़ घटा गुणा भाग है। देखो R जो होता है वो 18 नंबर पर होता है, और कैसा होता है, ये जो अल्फ़ाबेट है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अगर ऐसे चलते हैं तो R का जो नंबर होता है वो 18,
और ए जो है वो 1 पर और m है 13 पर। 18 में जब 1 जोड़ा 19 और 13 जोड़ दे तो 32 आ गया कोड। तो ऐसे ही s का मतलब होता है 19। क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 19 20 21 22 23 किया 24 25 और 1 26। तो S जो है S का कोड 19 आ गया, H का कोड 8 आया, Y का कोड आपका 25 बना, A का कोड आपका 1 और M का कोड 13 और सबको जोड़ दिया। जब 19 में 8 जोड़ा 19 में 8 जोड़ दिया तो आपका हो गया 27। 27 में 25 जोड़ दिया, 27 25 और 1 और 13 सभी को जोड़ दिया तो बन गया आपका 66। 19 और 8 27, 27 और 25 52, 52 और 1 53 और 13 जोड़ दिया 66। तो मोहन का कोड पूछ लिया तो M 13 पर, O 15 पर, H 8 पर, A 1 पर और N 14 पर है। तो सभी को जोड़ दिया। देखो 13 और 15 28 और 8 36 और 1 37, 37 में 14 जोड़ दिया तो 51 मतलब 51 क्या है आपका दोस्तों सही आंसर। 14 तो 28 14 42 बना, मतलब एक कम एक ज़्यादा 14 से, ये तो एक कम एक ज़्यादा है 14 से, 14 14 28 14 42 और 8 जोड़ दिया 50 और 1 51। तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही, यानी कि इसके नंबर को क्या किया जोड़ दिया और आपका आंसर बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी का कोड दिया HIN, हिंदी का कोई कोड दिया, वो कोड है IKQ, IKQH, IK। हिंदी का जो कोड दिया वो दे दिया आपको IKQH और N, और पूछ लिया कि इसका मैथ्स का कोड आपसे पूछ लिया MATHS। अब चेक करें कि कितना गैप दिया। देखो H से 1 बढ़ा, H से 1 बढ़ा तो I आया डायरेक्ट, I से 2 बढ़े, I से 1 छूटा J, K आ गया, मतलब H से कोई अक्षर नहीं छूटा तो डायरेक्ट I आया, I से 1 छूटा J छूटा तो K आया, N से O छूटा, P छूटा तो Q आया, D से E छूटा, F छूटा, G छूटा तो H आया और I से J K L M तो N आ गया। मतलब पहले अक्षर में कोई अक्षर नहीं छोड़ना, जब नहीं छोड़ा कोई अक्षर तो M के बाद N आया, फिर B 2 छोड़ दिए, B और C छोड़ दिया तो D आया, N D और N और D आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो नेक्स्ट पहले में कोई अक्षर नहीं छोड़ा तो अगले में क्या छोड़ दिया, अगले में एक अक्षर छोड़ना था, अगले में क्या करना है एक अक्षर छोड़ना। ए के बाद एक अक्षर छोड़ा, बी छोड़ दिया तो सी आया, फिर 2 अक्षर छोड़ दिए टी यू और वी छोड़ दिया, टी से आगे छोड़ा यू और वी छोड़ दिया तो डब्लू आया, और एच से आगे आई जे और के छोड़ दिया तो एल आया, एल आया, एस से आगे टी यू वी और डब्लू 4 छोड़ दे, डब्लू से आया आगे एक्स आया, डब्लू एक्स, एन सी डब्लू एल एक्स, एन सी डब्लू एल एक्स क्या है आपका सही। मतलब इस अक्षर में 1 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहे हैं, इसमें 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह आपका जो नेक्स्ट वर्ड्स बना आपका एन सी डब्लू एल एक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 से 3 दिया, 1 से सीरीज 3 दिया, 3 से 9 तो 9 से 27 और 27 से 81। तो हमें क्या दिखाई दिया कि सीरीज जो है वो गुणा की कहीं ना कहीं चल रही है। तो 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 का 3 में गुणा करो, 81 का 3 में गुणा किया, क्यों गुणा वाली सीरीज चल रही है तो 81 तिया 3 एकम 3 और 3 अट्ठा 24 तो 243 क्या आया दोस्तों आपका सही आंसर 243। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न शब्दों का सार्थक कर्म लगाओ। अब सार्थक कर्म क्या, प्रदेश दिया, गांव दिया, शहर और घर, तो मतलब इसको क्रम में लगाना है कि सबसे पहले हमारे लिए क्या प्राथमिकता होगी या क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या। तो सबसे पहले क्या होता है, गांव होता है। गांव मतलब सबसे पहले हम गांव गए और गांव में, गांव के बाद सबसे पहले गांव के अंदर क्या है हमारा घर,
गांव के अंदर क्या है, घर, तो सबसे पहला क्रम बना घर, और घर है 4 नंबर पर। घर से अगर हमें जाना है तो गांव की गलियों में, गांव की सड़कों पर जाएंगे, अगर कहीं हमें जाना है तो 2, 4, 2। फिर गांव के बाद हम जाते कहाँ पे, शहर में जाते हैं, सिटी में। तो गांव के बाद आया शहर, और शहर क्या बना आपका, शहर बना दोस्तों 3 नंबर। और शहर के बाद गए हम प्रदेश में, शहर के बाद होगा प्रदेश, और प्रदेश मतलब बना उससे बड़ा लेवल क्या, 1 नंबर। तो 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 क्या है दोस्तों, आपका कोड सही है। और डी का आंसर क्या आपका सही। घर, घर से बाद गांव, गांव से शहर, शहर से प्रदेश, मतलब घर में, घर जो है गांव में है, और गांव किस में, शहर में, और शहर किस में, प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। भारत का संसद दिया, भारत का क्या दिया, संसद दिया। अब इंग्लैंड का क्या पूछ लिया, मतलब भारत की जो संसद का नाम है उसको संसद बोल दिया गया। ऐसे इंग्लैंड की संसद का नाम आप पूछ लिया तो नेशनल असेंबली है, या फिर शोरा है, या फिर कांग्रेस है, या पार्लियामेंट है। इन 4 ऑप्शन में से एक इसकी क्या है, संसद का नाम है। देखो इसकी संसद का नाम ध्यान रखना, आपको आंसर में रिप्लाई करना है। इसके प्रधानमंत्री का नाम मैं आपको रिप्लाई कर दूं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है प्रधानमंत्री। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री वो भारतीय है, जिनका नाम है ऋषि सुनक। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम है ऋषि सुनक, और इंग्लैंड की जो राजधानी है वो है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी वो लंदन है। और आपको आंसर रिप्लाई करना है इंग्लैंड की संसद का नाम, और दूसरा आंसर रिप्लाई करना है आपको इंग्लैंड जो लंदन है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये 2 क्वेश्चन, लंदन नदी के किनारे, लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये आपको आंसर क्या करना है, रिप्लाई करना है। और इंग्लैंड की संसद का नाम आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है। तो इसी के साथ ये थे आपके दोस्तों 50 बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आपके रिपीटेड होते हैं, और इसी तरह का जो आपका आर्मी का पैटर्न होता है, इसी तरह का एग्जाम आता है। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।